गुड मॉर्निंग गाइस। दुबई आईएएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं दुबे सर आज आप लोग के लिए एक बहुत ही इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था का एक शानदार टॉपिक जिसको हम कहते हैं पंचायती राज्य व्यवस्था, यानी किसी भी एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है। और हम लोग इस टॉपिक में पूरी तरह से यानी आपका है हम लोग पूरा डिटेल से स्टडी करेंगे। और इसके बाद यानी क्लासेस कंप्लीट होने के बाद आपका एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यू को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जिससे इस टॉपिक में आप महारत हासिल कर सको, ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन से आप छूटे ना हो, अनभिज्ञ ना हो। तो चलिए हम सभी अपने टॉपिक पर स्टार्ट करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था क्या है? ध्यान रखिएगा, जैसे हम लोग है ये पंचायती राज व्यवस्था है, पार्ट 9 में इसका काफी जिक्र किया गया है। आप जैसे देख रहे हो कि जैसे गांव, ये पंचायती राज व्यवस्था है, हम लोग गांव के लिए इंडिकेट करते हैं, क्योंकि आपका महात्मा गांधी के द्वारा ये कहा गया था, जब तक भारतीय गांव का विकास नहीं होगा तब तक ये देश का विकास नहीं होगा। तो गांव की संरचना, गांव का स्ट्रक्चर, गांव के हमारी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में हमको जिक्र करना है कि गांव का डेवलपमेंट है कैसे होता है, किन किन व्यक्तियों के हाथों में होता है। तो हम सभी अपने टॉपिक पाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आप देख रहे हो पंचायती राज व्यवस्था, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी स्थानीय स्वशासन, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म होता है। स्थानीय स्वशासन यानी है सबसे निम्न स्तर गांव के लोगों के द्वारा है खुद का विकास करना, अपनी समस्याओं को दूर करना ही ये होता है स्थानीय स्वशासन होता है। जैसे मैंने यहाँ पर इंडिकेट किया है, स्थानीय स्वशासन से तात्पर्य शासन की उस प्रणाली से जिसमें निचले स्तर, यानी निचले स्तर कहने का मतलब क्या होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, निचले स्तर यानी गांव का विकास, ये होता है गांव। गांव लेवल की, विलेज लेवल की बातें करते हैं। गांव निचले स्तर लोगों की भागीदारी बनाकर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित किया जाता है। लोकतांत्रिक यानी लोगों के तंत्र जो होता है, यानी जनता का जो शासन होता है, उसमें विकेंद्रीकरण की यहाँ पर बातें किया गया, यानी एक व्यक्तियों के हाथों में शासन न होना, बल्कि गांव के लोग अपना खुद विकास करेंगे। यहाँ पर के जैसे विकेंद्रीकरण में हम बातें करते हैं, ग्रामीण होता है, शहरी होता है, सोसाइटी होता है, हर जगह पर अपना अपना डेवलपमेंट की बातें की गई है। ओके, तथा लोगों ने अपनी समस्याओं से हल करने के लिए सक्षम बनाया जाता है, उसे ही हम लोग है स्थानीय स्वशासन कहते हैं। ध्यान रखना, यहां से एक टर्म आया है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, यानी गांव का प्रशासन, गांव का स्वशासन कैसा है, तो आपको बोलना है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है। यानी पावर, यानी जो सब्जेक्ट होता है, जो काम करने की क्षमता होता है, वो कई भागों में इसको विभाजित कर दिया जाता है। सबका एक लेवल दे दिया था कि आपको इस सेक्शन को आपको देखना है। अब इस टॉपिक के अंतर्गत हम सभी आते हैं, स्थानीय सरकार पंचायत के अंतर्गत है। तो सबसे पहला आपको है पंचायती राज का विकास में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी कमेटी थी जो इस डेवलपमेंट करने में, यानी पंचायती राज व्यवस्था को डेवलपमेंट करने में इसकी मुख्य भूमिका होती है। पहला होता है बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी है, जीवी के राव कमेटी हो गया, सिंघवी कमेटी हो गया और थुंगन कमेटी हो गया। इस कमेटी के बारे में हम लोग पूरा डिटेल्स स्टडी करेंगे, ये ध्यान रखना है। इस कमेटी में से सबसे अधिक क्वेश्चन एराइज होता है बलवंत राय मेहता कमेटी और एक होता है सिंघवी कमेटी, यानी दो ये आपका है बार बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसके बाद एक होता है 73 अमेंडमेंट एक्ट 1992 के अकॉर्डिंग है, इसको है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अंतर्गत, यानी संवैधानिक दर्जा दिया गया है पंचायती राज व्यवस्था को। तो इसके बारे में हम लोग इसका महत्व पढ़ेंगे, इसका इंपॉर्टेंस, विशेषताएं क्या होती है, अनिवार्य ऐच्छिक प्रावधान क्या है, इसके बारे में 1996 का पेशा अधिनियम क्या होता है, पेशा एक जो बहुत ही हॉट टॉपिक है, इससे संबंधित आपके एग्जाम में, क्योंकि हाल फिलहाल काफी चर्चा में, दिसंबर में काफी चर्चा रहा है, चर्चा में रहा है।
फिर पंचायती राज के वित्तीय स्रोत क्या होते हैं, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे निष्पादन के कारण। ओके, ये टॉपिक जो हमारा ये आज का जो सेशन है, ये टॉपिक आपका रहेगा। तो इस टॉपिक को, पंचायती राज व्यवस्था को, हम लोग दो भागों में बांटेंगे, एक पार्ट 1 हो जाएगा और एक पार्ट 2 हो जाएगा। तो ये जो सेक्शन को हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 1 के अंतर्गत है, यानी एक तरह से मानकर चलिए हम लोग यहां तक पार्ट 1 में पढ़ेंगे, और ये जो सेक्शन होता है पार्ट 2 का हिस्सा आप रहेगा। ओके, सबसे पहला होता है पंचायती राज का विकास। ये पंचायती राज का जो विकास है, ये ध्यान रखना है, यानी ये सबसे पहला हम लोग ऐसे तो कहते हैं, रिपन का सबसे पहला नाम आता है रिपन। क्या रिपन के पहले भारत में इसकी चर्चा नहीं किया गया था? एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत की हम बातें करते हैं तो उसे एक चोल डेंसिटी है, चोल वंश हो जाता है। यानी सबसे पहला ये पंचायती राज का विकास है, किसके द्वारा किया गया है? वो चोल वंश के द्वारा किया गया। इस बात को ध्यान रखिएगा, चोल वंश। तो एंशिएंट हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री की हम बातें करते हैं तो ये चोल, जो साउथ इंडिया में चोल, चेर, पांड्य, ये 3 शासन व्यवस्था था जो काफी इसका विकास किया हुआ था। ओके, तो यहाँ चोल वंश के द्वारा इसका डेवलपमेंट किया गया। इसके बाद सेकंड जिम में हम लोग आ रहे हैं, यहां पर है, देखते हैं रिपन। एक नाम आता है रिपन, जो 1882 में, 1882 ईस्वी में रिपन के द्वारा है स्थानीय स्वशासन का विकास किया गया, स्वशासन का विकास किया गया। इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। ओके, यानी फादर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है, यानी सेल्फ गवर्नमेंट का इनके द्वारा डेवलपमेंट किया गया है। चलिए, यहां पर आपने देखा तो 2 सेक्शन। सबसे पहला पंचायती राज का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो चोल वंश के द्वारा है, और मॉडर्न इतिहास में ये आपका है रिपन के द्वारा इसका डेवलपमेंट किया गया था। अब दोनों जो मिलाकर हम लोग आ रहे हैं, यानी चोल और रिपन के द्वारा जो एक बातें कही गई थी, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर जो बातें कही गई उसको हम लोग कहते हैं विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण ये हो गया आपका। देखिए, एक होता है केंद्रीकरण, सेंट्रलाइज, और एक होता है डिसेंट्रलाइज। लोकतांत्रिक हमारा विकेंद्रीकरण की यहाँ पर बातें किया गया, यानी एक व्यक्तियों के हाथों में जो पावर होता है, जैसे इमरजेंसी के समय संपूर्ण पावर राष्ट्रपति के हाथों में होता है, तो पूरे भारत की जो शासन व्यवस्था है वो केंद्रीकृत हो जाती है। किंतु नॉर्मल, यानी हमारा शासन व्यवस्था जब रहता है उसको विकेंद्रीकरण में विभाजित किया जाता है। तो विकेंद्रीकरण के अंतर्गत हम लोग है 3 सेक्शन को लेकर आते हैं। एक होता है ग्रामीण, ग्रामीण हो गया। सेकंड हो गया आपका शहरी हो गया, और थर्ड हमारा एक सोसाइटी की बातें करते हैं, ये सोसाइटी हो गया। तो ध्यान रखिएगा, जैसे ग्रामीण, ग्राम लेवल पर की बातें कहा गया, तो आप देखोगे गांव का डेवलपमेंट किसके हाथों होता है? मुखिया, पंच, सरपंच के हाथों में होता है। जैसे यहां पर आते हैं, मुखिया हो गया, पंच हो गया, सरपंच हो गया, इसी की बातें हम चर्चा करते हैं। और शहरी में हम लोग आ रहे हैं, शहरी में आपका हो गया वार्ड हो गया, मेयर हो गया, इन सभी की हम लोग चर्चा करते हैं। तो ये काम डिवाइड है, यानी ग्रामीण स्तर पर किसके द्वारा ये काम किया जाएगा, डेवलपमेंट किया जाएगा। ओके, और समस्याओं को, यानी गांव के लोग अपनी समस्याओं को लेकर कहां जाएंगे? क्या वो राष्ट्रपति के पास, क्या प्रधानमंत्री, क्या सीएम के पास जाएंगे? नहीं, अपनी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए अब जाएंगे मुखिया के पास। अब मुखिया जाएगा आपका ब्लॉक लेवल तक जाएगा, कि वो अपनी समस्याओं को रखेगा कि हमारे गांव में इस प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, कैसे इसका है सॉल्व किया जाए। ओके, इसी को हम लोग कहते हैं विकेंद्रीकरण कहा जाता है। अब यहां पर आप लोगों ने देखा, नेक्स्ट है इसके बाद हम लोग आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, यानी सबसे पहला हम लोगों ने अभी क्या देखा, सबसे पहला चोल वंश के द्वारा इसका डेवलपमेंट किया गया था। इसके बाद आ रहा है रिपन, नाम आया है मॉडर्न हिस्ट्री में, रिपन आ गया, जो 1882 में इसका डेवलपमेंट किया। स्थानीय स्वशासन के पिता किसको कहा गया है? रिपन को कहा गया।
इसके बाद 1947 में जब भारत की स्वतंत्रता मिली, यानी भारत जब स्वतंत्र हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, तो इसके बाद जवाहरलाल नेहरू जो भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उनके द्वारा ये सोचा गया कि इस हर सेक्टर का डेवलपमेंट कैसे किया जाए। तो इसीलिए उन्होंने एक सबसे पहले लेकर आ रहे हैं 1952 में, ये ध्यान रखिएगा, 1952 में उन्होंने लेकर आए सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की बातें किया गया, यानी समूह के द्वारा है इसका डेवलपमेंट, यानी गांव के लोग आपस में एक कमेटी बनाएंगे और उस कमेटी के द्वारा है समस्याओं को सॉल्व किया जाएगा। प्रत्येक गांव में जब ये आपका है लाया गया है तो गांव के लोग इससे काफी प्रसन्न होते हैं और अपनी समस्याओं को है हल करने का काफी प्रयास करते हैं और सफलता, यानी इससे जवाहरलाल नेहरू अत्यधिक प्रभावित हुए। ये प्रभावित होने के पश्चात उन्होंने कहा कि कम्युनिटी जो डेवलपमेंट मैंने प्रोग्राम लेकर आया ये गांव के लेवल तक है, यानी छोटे लेवल तक है, क्यों नहीं इसको नेशनल लेवल तक लेकर, यानी इसी से आगे बढ़ा है। 1953 में, ये ध्यान रखेगा, 1953 एक साल के बाद ही एक और नेशनल लेवल पर एक प्रोग्राम लाया गया जिसका नाम होता है राष्ट्रीय विस्तार सेवा, राष्ट्रीय विस्तार सेवा, ये होता है। क्लियर? तो अभी यहां पर मैंने अभी जस्ट आपसे कहा कि जैसे सामुदायिक जितना डेवलपमेंट हुआ, जितना आगे बढ़ा, जितना चर्चा में रहा, उतना आपका राष्ट्रीय विस्तार सेवा चर्चा में नहीं रहा। अब यहां पर है एक सेक्शन देखिए कि हमारे भारत की आजादी का लगभग 10 वर्षों के पश्चात अब फिर से एक सेक्शन हो गया कि अब हम लोग और कैसे गांव का डेवलपमेंट करें। ध्यान रखना, तो एक कमेटी बनाई गई जिसको हम लोग कहते हैं 1957 में, ध्यान रखिएगा, 1957 में एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम हो गया बलवंत राय मेहता कमेटी। ये अब बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा यहां पर जो विस्तार किया जाएगा इस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो इन्होंने कहा कि हर जगह जगह पर, यानी प्रत्येक प्लेस में, एवरी प्लेस में आपका है समस्या अलग अलग है, हमको कैसे इसको निपटारा किया जाए। नॉर्थ अलग, साउथ अलग, ईस्ट अलग हो गया, वेस्ट अलग हो गया, तो इसके लिए हम लोग एक कमेटी बनाकर इसका डेवलपमेंट करके इसके समस्याओं को सॉल्व करेंगे। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि एक त्रिस्तरीय, ध्यान रखिएगा, त्रिस्तरीय यानी ट्रायल लेवल की बातें किया गया कि हम गांव का डेवलपमेंट करने के लिए, और ये उन्होंने जब ये बातें सोचा तो अपना ये रिपोर्ट लेकर आए थे, ये ध्यान रखना, ये रिपोर्ट लेकर आए 1959 में, यानी डायरेक्ट आपसे बलवंत राय मेहता कमेटी का डेवलपमेंट 1957 में किया गया, लेकिन ये रिपोर्ट लेकर था 1959 में और इन्होंने त्रिस्तरीय इसका डेवलपमेंट किया। त्रिस्तरीय में आपका होता है 3 लेवल को इसको डिवाइड करते हैं। एक फर्स्ट ऑफ ऑल रहेगा ग्राम पंचायत, ये ध्यान रखिएगा, ग्राम पंचायत, ये हो गया। इसके बाद होता है पंचायत समिति, पंचायत कमेटी, और थर्ड होता है जिसको हम लोग कहते हैं जिला परिषद। ओके, ये जिला परिषद होता है। क्लियर? तो हम लोग एक तो डायरेक्ट ऐसे इसको हम लोग है एक ट्रायंगल शेप में करते हैं। सबसे लो लेवल का रहेगा उसको हम लोग कहते हैं ग्राम पंचायत कहते हैं। इसके बाद आपका है पंचायत कमेटी समिति कहा गया, और एक हो गया जिला डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बातें करते हैं, जिला परिषद की बातें करते हैं। तो ये जो ग्राम पंचायत हो गया ना, ये आपका है, ध्यान रखिएगा, सबसे लो लेवल का यही है ग्राम पंचायत, जिसको होता है ग्राम स्तर पर हो गया, ये ग्राम स्तर पर।
ये आपका हो गया ब्लॉक स्तर पर, और ये हो गया आपका है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो गया। इस तरह से उन्होंने, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है इस तरह से, ये ध्यान रखना है। तो हम लोग जब यहां पर देखें तो ग्राम स्तर, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट, तो यानी ये जो डिस्ट्रिक्ट जो लेवल रहेगा ना, लगभग यहां पर मानकर चलना है 500 से 600 गांव यहां पर है, इंक्लूडिंग रहेगा, गांव के साथ ही यहां पर है। अब इन दोनों का जो इलेक्शन, ग्राम पंचायत और पंचायत कमेटी का जो इलेक्शन होगा ना, उस इलेक्शन को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट इलेक्शन। यहां पर हो जाएगा डायरेक्ट इलेक्शन, क्लियर, यानी प्रत्यक्ष चुनाव हो गया, चुनाव हो गया। और जिला परिषद जिसको हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन, क्लियर, यहां पर हो गया। यानी यहां से भी क्वेश्चन अराइज होता है। आप देखिएगा जेपीएससी का 2011 का क्वेश्चन उठाकर देखिए, ये पूछा गया पंचायत समिति का चुनाव किस प्रकार होता है, अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, ये सब पूरा ऑप्शन में दिया गया। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। तो बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा किन किन बातों की चर्चा किया गया है, मैंने आपको यहां पर डिस्कशन किया, क्लियर। यानी अब तीनों का काम क्या रहेगा, ये लेवल का लेवल का है, ये तीनों जो का काम होता है गांव का विकास करना, गांव का विकास करना, ये ध्यान रखना, ये इनका काम हो गया। ये आपका हो गया बलवंत राय मेहता कमेटी। इसके बाद हम लोग है तो मैंने जस्ट आपसे डिस्कशन किया कि ये बलवंत राय मेहता कमेटी क्या है। यहां पर देखिए हम लोग है, देखिए तो जैसे आपका पंचायती राज में हम लोग जैसे स्टार्ट किए हैं, तो सबसे पहला है, एक तो मैंने आपको बताया है बैकग्राउंड, बैकग्राउंड मैंने अभी डिस्कशन किया कि बैकग्राउंड में मैंने जस्ट आपको बताया है कि सबसे पहला किसके द्वारा, चोल वंश के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और मॉडर्न इतिहास में हम जिसे फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं, रिपन के द्वारा 1882 में। और इसीलिए रिपन के द्वारा जो प्रोविजन लाया गया उसको हम स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा गया। ये आप लोगों ने देखा। इसका है, हम लोग बातें करते हैं कमेटी में, मेजर कमेटी में सबसे पहला हम लोग ने पढ़ा बलवंत राय मेहता कमेटी। ये ध्यान रखिएगा, बलवंत राय मेहता कमेटी 1 2 3, तो ट्रायंगल इसको डिवाइड करेंगे। तो इनका सोच क्या था कि त्रिस्तरीय ट्राई लेवल का आपका है डेवलपमेंट करना है पंचायत का। सबसे पहला फिर से आप समझिएगा ग्राम, इसके बाद पंचायत, और इसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो गया। ओके, और दो ये जो होता है डायरेक्ट इलेक्शन होता है और एक इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है। अभी इसमें एक कमेटी पढ़े और कई कमेटी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में लगा, त्रिस्तरीय पंचायती राज, थ्री टायर पंचायती राज हो गया। पंचायती राज व्यवस्था का इसे वास्तुकार, आर्किटेक्चर के नाम से भी जाना गया, वास्तुकार कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है किस कमेटी को हम पंचायत कमेटी का वास्तुकार कहते हैं, तो आपको कहना है बलवंत राय मेहता कमेटी। अब एक कमेटी आती है जिसको अशोक मेहता कमेटी के नाम से जानते हैं। तो ये अशोक मेहता कमेटी क्या है, चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं। अशोक मेहता कमेटी यानी समिति हो गया, चलिए यहां पर हम डिस्कशन कर रहे हैं आपसे। देखिए अशोक मेहता कमेटी ये लाई गई थी 1977 में। अब यहां सोचने वाली बात कि जैसे सबसे पहला बलवंत राय मेहता कमेटी कब लाई गई थी, 1957 में ये लाई गई थी, और भारत की आजादी हुआ था 1947 में। यानी अभी तक
यानी हमारा 1947 से 1977 तक 1977 तक है, ये 30 वर्षों तक ये किसका शासन था? कांग्रेस का शासन था। पहली बार कांग्रेस की शासनकाल पलट गया और पहली बार यानी गैर कांग्रेसी सरकार बनती है 1977 के इलेक्शन में, तो जिसको कहा गया जनता सरकार। ओके, और यहां पर अशोक मेहता कमेटी जो लाई जाती है, किसके द्वारा लाई जाती है? ध्यान रखना, जनता सरकार के द्वारा। यहां जनता सरकार हो गया। उन्होंने कहा कि बलवंत राय मेहता कमेटी के बाद तो अभी तक की जो उनके द्वारा जो लाया गया था टॉपिक, यानी त्रिस्तरीय है, वो अभी तक चल रहा था, लेकिन अब हम चाहते हैं इसमें बदलाव करना, क्योंकि 10 साल 20 साल हो गया है, तो कुछ तो चेंजिंग होना चाहिए। लेकिन जैसे हम लोग एक मोबाइल खरीदते हैं, तुरंत अपग्रेड मोबाइल आ गया, लैपटॉप अपग्रेड आ गया, तुरंत उसको चेंज करते हैं। लेकिन हर सेक्शन तो आपको चेंज नहीं कर सकते, उन्होंने वही मोबाइल की तरह चेंज करने की सोची। तो बलवंत राय मेहता कमेटी का जब गठन किया गया था, इनको कह दिया कि आप अपने विचार अनुसार है, एक ये सोचिए और एक मत लेकर आइए कि हमारी ग्राम स्तरीय व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। वही हमारा जनता सरकार के पीएम है, जिसको हम लोग कहते हैं मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई, यानी मेरे अनुसार ये कहा जा सकता है भारत का सबसे कमजोर प्राइम मिनिस्टर। अब ये सोचने वाली बात है, एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर है जिसको पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो अवार्ड होता है वो आपका होता है निशान ए पाकिस्तान अवार्ड से नवाजा गया था। निशान ए पाकिस्तान, भारत के एकमात्र प्राइम मिनिस्टर है जिसको हम पाकिस्तान का सर्वोच्च अवार्ड दिया। उनका नाम क्या है? मोरारजी देसाई। उस अवार्ड का नाम निशान ए पाकिस्तान। आजकल देखिए, आज हमारी गवर्नमेंट में जो अभी प्रेजेंट की हम बातें कर रहे हैं, 2026 की जब बातें कर रहे हैं, तो जो प्राइम मिनिस्टर यानी मोदी जी को गाली देगा वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेवरेट हो जाता है। पाकिस्तान उसको वाह वाह करता है। और एक ऐसे व्यक्ति थे जो भारत को डेवलपमेंट करना चाहिए था, तो ये कुछ और ही मकसद में लगे हुए थे। और ये जनता मिली जुली, यानी सब आपसी हमारा है, ये समझौता किए थे आपस बेनिफिट करने के लिए, लाभ उठाने के लिए। तो तुरंत ये सरकार है 2 साल की, 5 साल तक भी नहीं चला, अब 2 साल में पुनः ये सरकार गिर जाती है, फिर से इंदिरा गांधी की सरकार बन जाती है। तो अशोक मेहता कमेटी ने जब अपना रिपोर्ट दिया, ये रिपोर्ट क्या था? इस रिपोर्ट को हम लोग कहते हैं द्विस्तरीय कहते हैं। और इस रिपोर्ट में ये ध्यान रखना, ये रिपोर्ट में क्या किया गया था, इन्होंने जो ट्राई की जगह पर यानी बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा जो बनाया गया था ट्रायंगुलर शेप में, तो सबसे पहला जिसको ग्राम पंचायत कहा गया, पंचायत कहा गया, और इसको कहा गया था आपका जिला परिषद। तो इन्होंने इसको समाप्त कर दिया और इसके जगह पर उन्होंने लेकर आया है कि नहीं, अब ये आपका है ग्राम पंचायत नहीं रहेगा, ग्राम पंचायत जो रहेगा उनका नाम चेंज हो जाएगा, उसका नाम होगा मंडल पंचायत। ये मंडल पंचायत कहा जाएगा। ये हो गया। तो ग्राम लेवल का जो ग्राम पंचायत है ना, नाम चेंज हो गया, मंडल पंचायत हुआ। तो इस मंडल पंचायत में लगभग अप्रॉक्स आपको है 15,000 से लेकर है यानी 20,000 तक इसमें गांव शामिल होंगे। ये गांव का शामिल होने के बाद, तो क्या ये छोटी बात है? कहा यहां पर बना था पंचायत कमेटी जिसमें से 500 से लेकर 600 गांव को शामिल किया गया था, और ग्राम पंचायत में 15 से 20,000 गांव को शामिल किया गया। इसके बाद उन्होंने जिला परिषद का नाम दिया जिला पंचायत परिषद, इसका नाम हो गया जिला पंचायत। क्लियर? और देखिए, यानी अब यदि क्वेश्चन आ गया कि बलवंत राय मेहता कमेटी और अशोक मेहता कमेटी में क्या है, तो ये पंचायत कमेटी को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया।
ध्यान है, पंचायत कमेटी को समाप्त कर दिया गया, ये इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। क्लियर? यानी ब्लॉक को, यहां ब्लॉक को समाप्त करने की बातें कही गई। क्लियर हो गया यहां से? इसके बाद देखिए, यहां तक मैंने पढ़ा दो कमेटी के बारे में। अब यहां देखिएगा, अशोक में ट्राई लेवल का है तो जिला पंचायत, यहां पर जिला पंचायत को इंपॉर्टेंस दिया गया है। और यदि आपसे पूछा गया तो इन दोनों में, तो यहां पर है ब्लॉक को समाप्त करने की बातें किया गया था। ओके, यहाँ इसका JV के राव, तो डायरेक्ट हम कहते हैं राव कमेटी। अब यहां से आपका हो जाएगा राव कमेटी। ये क्या है? देखिए, ये आपका लाया गया था 1985 से 86 की हम बातें करते हैं। क्लियर? इसमें एक कहा गया है, सबसे अधिक फोकस किया गया था गरीबी उन्मूलन, कैसे गरीबी को समाप्त किया जाए, इसके लिए एक प्रोजेक्ट लाया गया था, गरीबी उन्मूलन। ध्यान रखिएगा। और ये जो आपका होता है, इनके द्वारा 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड, 4 पार्ट्स में। जैसे एक होता है, सबसे पहला आपने पढ़ा बलवंत राय मेहता कमेटी का त्रिस्तरीय, अशोक मेहता कमेटी के द्वारा द्विस्तरीय, और राव कमेटी के द्वारा इसको 4 लेवल में डिवाइड किया गया था। ओके, जैसे अब यहाँ पर सबसे पहला हम लोग है, जैसे ये क्वाड्रेचर में हम लोग इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो सबसे पहला आपका है ग्राम सभा। पहला हो गया, यहां पर है ग्राम सभा रखा गया, विलेज लेवल पर रखा गया। इसके बाद होता है मंडल पंचायत, यहां पर आपका हो जाएगा, ध्यान रखना, मंडल पंचायत हो गया, पंचायत। इसके बाद मंडल पंचायत के बाद जिला परिषद हो गया, जिला परिषद। एक लेवल को यहां पर उन्होंने बढ़ाया, यानी 4th जो लेवल होता है, यानी राज्य विकास परिषद, यहां पर उन्होंने कहा राज्य विकास परिषद, उन्होंने ये पर बातें कहा। तो सबसे पहले उन्होंने कहा ग्राम सभा का होना चाहिए, मंडल होना चाहिए, फिर जिला परिषद होना चाहिए, और 4th आपका है राज्य विकास परिषद होता है। इस प्रकार हम लोग ने देखा, और यही है जो उन्होंने कहा कि हर जगह SC ST और फीमेल के लिए यहाँ रिजर्वेशन यानी आरक्षण की मांग की है। आरक्षण, पहली बार आरक्षण की मांग कौन किया? राव कमेटी। ये इंपॉर्टेंट आपका रहेगा। इस प्रकार आपने देखा कि कौन सा कमेटी है। तो जैसे हम जिला परिषद का सशक्त भूमिका है, और फिर वित्त आयोग का गठन करने की भी बात किया गया, और इसके बाद है एक सिंघवी और एक थुंगन कमेटी होती है। अब यहां पर यह ध्यान रखना, सिंघवी कमेटी और एक होता है थुंगन कमेटी। ये थुंगन, सिंघवी कमेटी जो है, ये जो होती है, यहां पर है, ये 1986 में आया, और इन्होंने डेवलपमेंट यानी संवैधानिक, यानी ग्राम पंचायत को, ध्यान रखें, ग्राम पंचायत को उन्होंने संवैधानिक दर्जा देने की बातें किया। संवैधानिक दर्जा देने की, यानी सबसे पहली बार किसी के द्वारा है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के डिमांड किया गया था, संवैधानिक दर्जा है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि जब तक संविधान में इसका जिक्र ना किया जाए तब तक कोई भी राज्य इसको मानने के लिए विवश नहीं है, सिर्फ आप बनाकर छोड़ सकते हो। इसीलिए यहां पर उन्होंने डिमांड किया। जब ये संवैधानिक है, यानी इसको संवैधानिक दर्जा की मांग किया गया, तो अब ये पेश होता है
संसद में। अब कहां पेश होगा? संसद में होगा। तो संसद में आपका है एक लोकसभा हो गया और एक राज्यसभा हो गया। ये ध्यान रखें, ये राज्यसभा हो गया। लोकसभा में पास हो गया, किंतु राज्यसभा में जो था ना, नो पास, यहां पास नहीं हो पाया। इस प्रकार यह संवैधानिक दर्जा इसको नहीं मिल पाया। कभी की हम बातें करते हैं तो ये जो बातें हुआ था 64वें संविधान संशोधन के तहत। क्लियर? अभी आपको क्लियर हो गया। तभी यहां पर जब ये पास नहीं हुआ इस समय, फिर अब एक होता है कि जैसे इन्होंने भी, ध्यान रखिएगा, थुंगन कमेटी में संवैधानिक दर्जा की मांग किया कि ग्राम पंचायत को संवैधानिक दर्जा देना चाहिए, 2 कमेटी के द्वारा। लेकिन आपका सबसे अधिक इंपॉर्टेंट क्या है? सिंघवी कमेटी, क्योंकि पहली बार इसी के द्वारा डिमांड किया गया था। अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट बातें करते हैं संवैधानिक दर्जा में। संवैधानिक दर्जा देने की बातें करते हैं ग्राम पंचायत को। क्लियर? अब संवैधानिक दर्जा देखिए 73वें संविधान संशोधन 1992 में, ये कब? 1992 में लाया गया। ओके, और 1992 में लाया गया और इसको 1993 में पास किया गया। यानी इसको लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 को। क्लियर? ये पास हो गया था, यानी अब भारत में संवैधानिक दर्जा प्रोवाइड कर दिया गया और इसको पास कर दिया जाएगा। तो अब जब ये पास किया गया तो इसीलिए 24 अप्रैल को ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हम लोग 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय पंचायत दिवस। इसको बोलेंगे राष्ट्रीय पंचायत दिवस। ये दिवस हो जाएगा। और राष्ट्रीय पंचायत दिवस ये स्टार्ट किया गया था मनमोहन सरकार में। मनमोहन यानी हमारे भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा ये प्रारंभ किया गया था। तो ये कब प्रारंभ किया जाता है? तो 24 अप्रैल 2010 में। ये भी हो सकता है 24 अप्रैल को कौन सा दिवस माना जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायत दिवस किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? मनमोहन सिंह के द्वारा। 24 अप्रैल 2010 को पहली बार राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया गया। इस प्रकार यह संवैधानिक दर्जा इसको दे दिया गया। और यहां पर अब आता है पार्ट, ध्यान किए, पार्ट 9। क्या होता है? पार्ट 9 में इसको ऐड कर दिया जाएगा। और ये आर्टिकल की हम बातें करते हैं। आर्टिकल 243 ए से लेकर 243 ओ तक। क्लियर? और इसको अनुसूची, शेड्यूल, अनुसूची ध्यान रखिए, अनुसूची आपका हो गया 11 में और उसमें 29 विषय को शामिल किया गया, या 29 विषय हो जाएगा। और यहाँ पर टोटल कितना है? तो 16 आर्टिकल्स हो जाएगा। ये सब पूछा जाता है, क्वेश्चन है। क्लियर? संवैधानिक दर्जा है अनुसूची 11 के अंतर्गत जब लाया गया, टोटल कितने विषय थे? 29 विषय थे। और पार्ट 9 के अंतर्गत 16 आर्टिकल्स आएगा, यानी आर्टिकल 243 का ए से लेकर ओ तक। ओके, ये हम लोग ने देखा। अब देखिए, जैसे मैंने अभी जस्ट आपसे जितने भी कमिटी थे यहां पर आपसे डिस्कशन किया, हमें आशा है कि इस कमिटी के बारे में आप क्लियर समझ गए होंगे। ओके, इसके बाद हम लोग आते हैं संवैधानिक दर्जा। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, ये जो प्रोवाइड किया गया है, सबसे पहला अनुसूची 11 और भाग 9 के आर्टिकल
243 का ए से लेकर ओ तक, तो टोटल यहाँ पर कितने आर्टिकल्स होते हैं? 16 आर्टिकल्स होते हैं। और अनुसूची में कितने 11th में कितने विषय को शामिल किया गया? 29 सब्जेक्ट विषय को शामिल किया गया है। ये पहला। लेकिन क्या मूल हमारे संविधान में इसके पहले नहीं था? ये आर्टिकल 14 में पंचायतों का गठन यानी आर्टिकल डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत रखा गया है। लेकिन यहां रखने से कोई फायदा नहीं था क्योंकि इसको है मानने के लिए बाध्य नहीं है। ओके, अब यहाँ पर है, जब ये यदि पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी के जैसे सोच था कि भारत गांव का देश है, गांव का विकास होना चाहिए, उनकी बातों को किस आर्टिकल में शामिल किया गया था? आर्टिकल 40 में शामिल किया गया था। और 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत 24 अप्रैल 1993 को इसको है एक्सेप्ट कर लिया गया और एक्सेप्ट किया गया, इसीलिए इसको है राष्ट्रीय, अब सोचना 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। और इस पंचायत का कार्यकाल कितने साल का रहेगा? टेन्योर रहेगा, 5 इयर्स के लिए रहेगा। ओके, और जो इसका सिद्धांत है, थ्योरी है, शक्ति का पृथकीकरण है, सेपरेशन ऑफ पावर। पावर का तो डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया, जैसे मैंने बताया ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया गया। और विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को एक्सेप्ट किया, प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन है, वही पावर का डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग है डिसेंट्रलाइजेशन है, यानी विकेंद्रीकरण की हम बातें यहां पर करते हैं। ओके, अब जैसे अब आपसे पूछा जाएगा 29 विषय कौन कौन से हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे 11वीं सूची में ये 29 विषय, कृषि का विस्तार, भूमि विकास, भूमि सुधार, चकबंदी, भूमि संरक्षण हो गया, ये आपका पशुपालन हो गया, मत्स्य हो गया, सिंचाई हो गया, सामाजिक यहाँ पर हो गया, लघु वन उपज हो गई। ये पूछा गया क्वेश्चन है, लघु मैंने काफी हमारा है बड़े लेवल पर है, यहाँ पर फॉरेस्ट की बातें नहीं की, छोटे छोटे जो गांव के यानी आदिवासियों के जो फॉरेस्ट होता है उनकी बातें किया गया, उनको प्रोटेक्शन दिया जाएगा। यही सब है, ग्राम विकास, पेयजल, ईंधन, सड़क, ग्राम विद्युतीकरण हो गया, यही सब 29 विषय को शामिल किया गया। और ये जो मैंने क्लासेस प्रोवाइड किया गया है, आपको पूरा इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एक बार क्लासेस को मैं लिखिए मत, बल्कि समझिए, और मेरे पीडीएफ से अपना नोट्स बनाना चाहते हो तो बना सकते हैं। और हम ये भी कहते हैं कि जो भी यहां से आने वाले क्वेश्चन है उससे आपसे छूटेगा नहीं, हम क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस कराएंगे। ओके, अब यहाँ पर होता है पंचायती राज व्यवस्था, यानी पंचायत का कार्यकाल जो रहेगा कितने साल का रहेगा? प्रथम अधिवेशन से ले स्टार्टिंग होगा 5 यानी टेन्योर इसका 5 इयर्स रहेगा। और समय से पहले यदि 6 भंग हो जाता है तो 6 माह के अंतर्गत इसको चुनाव कराना है। लेकिन मान लीजिए एक एग्जांपल बता रहे हैं, सपोज दैट है एक विलेज है, एक गांव है, एक गांव है, और क्या होता है कि 2 साल के तक ये सही चला, 2 वर्ष के बाद इसका है पंचायत का कार्यकाल माने किसी कारण में इसको भंग कर दिया जाता है, ठीक है? तब यहां से नए जो पंचायत का चाहे वो 3 वर्षों के लिए होगा, यानी ये इसका जो पंचायत का 5 साल का कार्यकाल है, तो जितना बचा उसी टर्म के लिए नए पंचायत के कार्यकाल को लाया जा सकता है, इससे अधिक नहीं। फिर नेक्स्ट चुनाव में वो अलग तरीके से खड़ा रहेगा। ओके, पंचायत की शक्ति और उत्तरदायित्व, यानी पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत, यानी आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस की बातें की है। यानी गांव गांव में जैसे पहले हाट लगता था, मार्केट जो लगा था, सप्ताह में किसी किसी गांव में है जैसे सब्जी मंडी होता था, सप्ताह में 1 या 2 दिन रहता था, उस मंडी की व्यवस्था हो गया, सुरक्षा करना हो गया, इसका है आर्थिक विषमताओं को दूर करना हो गया, यानी इकोनॉमिक इन क्वालिटी की जो बातें कहा गया उसको कैसे इन क्वालिटी को समाप्त किया जाए, ये उस पर विचार करेगा। ओके, सत्य राज्य विधानमंडल पे, और शक्तियों जो उसका पावर रहेगा ना वो किसके ऊपर है? तो विधानमंडल है, लेजिस्लेटिव के ऊपर रहेगा, ये ध्यान रखना है। इसीलिए यदि ये निगेटिव भी पॉइंट होता है कि जो ग्राम लेवल पर है यानी विलेज लेवल पर जिस एडमिनिस्ट्रेटिव का डेवलपमेंट किया गया उसके हाथों में पावर जो होता है सिमट कर रख दिया गया है, यानी कुछ सेक्शन तक ही कार्य करेगा, वो खुलकर कार्य नहीं कर पाता है, ये निगेटिव में आ जाएगा। क्योंकि शक्ति किसके ऊपर डिपेंड हो गया? राज, और राज्य जैसा कानून बनाएगा वो ऐसा ही करेगा। यदि आप इसकी प्रॉब्लम है और राज्य सरकार इसकी बातों को नहीं सुन रहा तो वहां पर उसकी प्रॉब्लम समस्या दूर नहीं हो पाएगा। ओके, आरक्षण, ये यहाँ पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है। आरक्षण की हम लोग बातें करते हैं।
देखिए, एससी एसटी महिलाओं को 33% आरक्षण ये प्रोवाइड किया गया, लेकिन वर्तमान में 21 राज्य में ये 50% महिलाओं को आरक्षण प्रोवाइड किया गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत के कितने राज्यों में हमारा ग्राम स्तर पर जो मुखिया का चुनाव होता है उसमें महिलाओं को आरक्षण दिया गया? 50%। कितने राज्यों में? 21 राज्यों में। ओके। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसका जो है डिसमिस करने का और विश्वास प्रकट ग्राम सभा के आदेश सदस्यों की सहमति से, यानी उसको हम लोग है हटा सकते हैं यदि उसके पावर का मिसयूज किया या करप्शन में पकड़ा गया तो। एक वर्षवास अविश्वास यानी लगातार एक वर्ष तक वो अपनी पोस्ट पर रह गया तो एक वर्ष के बाद वो अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होगा। नो कॉन्फिडेंस मोशन आफ्टर 1 ईयर। गठन और संरचना की हम बातें करते हैं, त्रिस्तरीय है, पंचायत, ब्लॉक और जिला लेवल का, ट्राई लेवल तक है। ओके। फिर 20 लाख से जहां कम जनसंख्या है वहां पर है ब्लॉक पंचायत नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट हो गया। कितना? किसी भी क्षेत्र का यदि हमारा है किसी भी राज्य का 20 लाख से जहां जनसंख्या कम है वहां ब्लॉक पंचायत नहीं होगा। पंचायतों को गठन और संरचना, पंचायतों की जो भी बातें वो किस में रखा गया? राज्य सूची में। यानी पंचायत लेवल को इस राज्य सूची, देखिए शेड्यूल जो होता है 3 टाइप्स का होता है। एक आपका हो तो यूनियन लिस्ट हो गया, एक स्टेट लिस्ट हो गया। तो यूनियन लिस्ट पर काम है सेंट्रल के द्वारा और स्टेट लिस्ट पर काम है किसके द्वारा? स्टेट के द्वारा बनाया जाएगा। एक कंकरेंट लिस्ट है, दोनों मिलकर जहां कार्य करते हैं उसको कंकरेंट समवर्ती सूची रखते हैं। ओके। पंचायत जब भी इलेक्शन होगा तो राज्य सरकार ये निर्णय लेगा कि हमारा इलेक्शन कब होगा, चुनाव कब कराया जाए। ग्राम पंचायत है, ये ग्राम स्तर पर ही रहेगा। तो सदस्यता यानी 18 वर्ष से ऊपर का है तो इसकी सदस्यता ले सकता है। कम से कम है वो साल में 2 बैठकी होगी। कितने? 2 बैठकी होगी। ओके। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त यानी फाइनेंशियल स्टेट फाइनेंशियल कमीशन की बातें हम लोग यहाँ पर करते हैं। देखिए राज्यपाल के द्वारा यानी राज्यपाल के द्वारा इसका है कब? तो 5 वर्ष के लिए अवधि के लिए गठन किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में आर्टिकल 243 का आई में पंचायतों के लिए एक वित्त आयोग बनाया जाएगा। कौन सा आर्टिकल है? 243 आई और 243 वाई का हो गया नगर पालिका के लिए। ओके। और एक सदस्य रहेगा और 4 इसके अन्य सदस्य होते हैं। और इसका काम पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा यानी रिव्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत। पंचायत का हमारा होगा किस पंचायत में मनी का प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने का काम ये करेगा और फंडिंग जहां आवश्यकता रहेगा वो फंडिंग प्रोवाइड करेगा। ओके। राजस्व वितरण तथा सहायता अनुदान राशि हो गया। इस तरह से हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट, जैसे मैंने अभी कहा, जैसे ये आपको है जो क्वेश्चन काफी होते हैं, संरचना जो स्ट्रक्चर होता है एक जिला परिषद, पंचायत सदस्य और ग्राम पंचायत हो गया। देखिए ये प्रथम प्रमुख फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंस्टीट्यूशन हो गया। इसके सरपंच प्रधान मुखिया हेड होते हैं। यहाँ पर निर्वाचन है, ये डायरेक्ट इलेक्शन हो जाता है। 21 वर्ष के बाद आप इलेक्शन में खड़े हो सकते हो 21 में। कार्यकाल 5 साल होता है। ये आपका टोटल 29 जो विषय है उसके ऊपर हमारा कार्य करता है। ग्राम सचिव, ग्राम सेवक और पंचायत सचिव होता है। फिर पंचायत में आते हैं, ब्लॉक लेवल पर होता है। प्रमुख अधिकारी यहाँ पर चुने जाते हैं और इसका इलेक्शन डायरेक्ट है। तो ये डायरेक्ट इलेक्शन ये हो गया, डायरेक्ट इलेक्शन हो गया। और यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा है इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन देख रहे हो, इसका भी 21 ईयर्स हो गया। कार्यकाल 5 साल हो गया। कार्य कर मिलाकर राज्य सरकार से प्राप्ति अनुदान यहाँ पर रहेगा। इसका हमारा जो रहेगा बीडीओ, इसका है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है हेड। ध्यान रखना ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है।
जिला परिषद जो आपका है डिस्ट्रिक्ट लेवल सबसे बड़ा जो कमिटी होता है वो जिला परिषद होता है। लार्जेस्ट बॉडी इंस्टीट्यूशन हो गया, मेंबर डायरेक्टली इलेक्टेड हो गया, अथॉरिटी हो गया, इसका प्रेसिडेंट इसको कहा जाता है। यानी जिला परिषद के जो हेड रहेगा उसको हम लोग चेयरमैन कहते हैं। क्या कहेंगे? चेयरमैन कहते हैं। और इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, इसका भी एज 21 हो गया, टेन्योर 5 इयर्स हो गया। कार्य ध्यान रखिए, कार्य ग्राम पंचायत और पंचायत कमेटी का डेवलपमेंट करना हो जाएगा, कृषि और आर्थिक सामाजिक विकास करेगा और इसके हेड को सीईओ, ध्यान रखिएगा, सीईओ है, ये हो गया आपका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है। इस तरह से हम लोगों ने देखा कैसे कैसे कार्य होता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है। इस प्रकार हम लोगों ने जाना है पार्ट 1 तक, यानी आज की जो क्लासेस होती है यहां तक मैं ओवर कर रहा हूं और इसके बाद पार्ट 2 में आपसे हम लोग डिस्कशन करेंगे पेशा एक्ट, पेशा अधिनियम जो 1996 में लाया गया था, वो किस प्रकार लाया गया था और भारत में इसका सबसे पहला प्रयोग कहां से हुआ है और झारखंड में इसको कब से, और इसका आदिवासियों को क्या बेनिफिट मिलने जा रहा है, इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज का हमारा सेशन यहीं पर समाप्त होती है। चलिए, ओके, थैंक्स। और ये हमारे जो वीडियो रहेगा आप अपने मित्रगण को जरूर शेयर कीजिएगा और एक एक टॉपिक आपको डिटेल्स दिया जाएगा। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।